नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें और साथ ही आपके लिए ट्रेडिंग कॉल्स लेकर आते हैं। आज हमारे साथ 5 मेहमान हैं। अजय केडिया हैं, एमडी और रिसर्च हेड हैं केडिया कमोडिटी से। दिव्या गगलानी हैं एक्सिस सिक्योरिटीज से। और साथ ही आगे हमारे साथ 3 और मेहमान होंगे। चीनी पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रफुल्ल विठलानी होंगे, जो चेयरमैन है ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन यानी एस्टा के। और साथ ही पूनम चंद गुप्ता होंगे, हल्दी के कारोबारी है और एनसीडीएक्स की हल्दी कमेटी के भी हेड हैं। और साथ ही दिनेश सोनी होंगे, डायरेक्टर है श्री श्याम इंटरनेशनल से। उनसे हम बात करेंगे जीरा और धनिया को लेकर। चलिए, लेकिन सबसे पहले बात आज गोल्ड और सिल्वर की कर लेते हैं। केडिया जी, आज से फेड की 2 दिनों की बैठक होगी। हालांकि स्थिति साफ है कि फैसला क्या होगा, लेकिन आगे के आउटलुक पर बाजार की नजर रहेगी। क्या करना चाहिए ऐसे में आज? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। विष्णु जी, डेफिनेटली अगर हम देखें तो ये अब तक काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूएस से काफी बड़ी डेटा पॉइंट आ रही है। चाहे हम जॉब डेटा बात करें, नॉन फार्म पेरोल की बात करें, सभी डेटा आ रहे हैं। बट उससे बड़ा है फेड के मीटिंग है, जहां पे हम देख रहे हैं रेट में तो अनचेंज रखा जाएगा, 5.5 ही रखा जाएगा। इनफैक्ट फेब में और मार्च में भी अब रेट कट नहीं हो सकती है, ये हमने ऑलरेडी भाप लिया है मार्केट में, जिस ढंग से अपडेट्स आ रहे हैं। बट सबसे पहले आउटकम रहेगा कि इन्फ्लेशन का आगे का आउटलुक कैसा है, और इंटरेस्ट रेट कट क्या हम अप्रैल में देख पाएंगे या मई में। तो मार्केट में व्यू बन रहा है कि मई तक हम रेट कट देख पाएंगे, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि डॉलर पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबाव है। पूरा 15-20 दिन से हम देख रहे हैं डॉलर इंडेक्स ना 103 के नीचे जा पा रहा है, ना 103.70-80 के ऊपर जा पा रहा है, जो 200 मूविंग एवरेज भी है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि डॉलर पे दबाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और ये सोने को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। सोना इनिशियली हमने दिसंबर में $2140 का हाई लगने के बाद 2000 का ऑलमोस्ट लो लगा चुका है। तो यहां से मुझे लगता है जब तक 2020 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, डॉलर टर्म्स में मुझे लगता है 2060 से 2070 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट पे भी अगर हम देखें तो फिजिकल मार्केट में भी थोड़ी बहुत डिमांड बढ़ी है। इन सबको देखते हुए आज बिल्कुल इंटरडे के लिहाज से 62,300 पे लेके चलना है अप्रैल वायदा। 62,100 का स्टॉप लॉस रखिए। 62,700 से 62,800 तक का जंप हम गोल्ड में देख पाएंगे। आज के लिए इसको कैरी करना चाहिए, आज काट ले अगर टारगेट ना भी आए तो, केडिया जी? मुझे लगता है कैरी करना चाहिए, क्योंकि जो डेटा पॉइंट्स दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं डॉलर पे दबाव रखेंगे। तो ओवरऑल आई एम बुलिश कि अगर हम हफ्ते भर के एंड तक की बात करें डेटा के बियॉन्ड भी, तो 63,000 63,200 के बीच में अप्रैल वायदा आता हुआ दिखेगा। तो होल्ड कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस जो केडिया जी ने बताया उसका भी ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि अब वायदा में ट्रेड कर रहे हैं। बाकी क्योंकि मार्केट कभी भी वॉलेटाइल भी हो जाता है, तो 62,100 का स्टॉप लॉस भी ध्यान रखिएगा। केडिया जी, चांदी में बताइए, चांदी के लेवल्स क्या है, टारगेट स्टॉप लॉस क्या है, खरीदें या बेचें आज? देखिए, चांदी बिल्कुल लेके चलना चाहिए। उसके लिए एक अच्छा इंडिकेटर है गोल्ड सिल्वर रेशियो। तो गोल्ड सिल्वर रेशियो हमने जनवरी मिड में देखा था कि 92 का लेवल दिखाने के बाद अब ये करेक्ट कर रहा है, और जब भी गोल्ड सिल्वर रेशियो में गिरावट आती है तो कहीं ना कहीं चांदी आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देती है। तो टाइमिंग मुझे लगता है चांदी ने $22 का एक अच्छा खासा सपोर्ट ले चुका है। रिकवरी अच्छी आ रही है, जो मुझे लगता है 24 से 24-20 तक का लेवल हम चांदी में आते हुए देख पाएंगे। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में भी प्राइजेस अब ऑलमोस्ट 71,500 के ऊपर अच्छे से होल्ड कर रहा है। तो 71,800 पे लेके चलिए। 71,200 का स्टॉप लॉस रखिए। इमीडिएट टारगेट तो 73 73,200 है। बट मुझे लगता है फेड की मीट के बाद और क्लियरिटी अगर बढ़ती है तो हायर साइड पे हमें लगता है 75,000 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। तो ओवरऑल चांदी में भी लेके काम करना चाहिए। ओके, चांदी खरीदे। पहला टारगेट 73,000 का है, स्टॉप लॉस 71,200 का भी आप ध्यान में रखिएगा। करंट लेवल पे ना खरीदे, रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से 500 रुपए नीचे आने दे चांदी करंट लेवल से, फिर आप एंट्री करें खरीदारी के लिए। दिव्या, आप बताइए, केडिया जी गोल्ड सेल और गोल्ड और सिल्वर दोनों खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। आपकी राय क्या है गोल्ड सिल्वर दोनों पर? गुड मॉर्निंग विश्वमान जी। अगर मैं सोने की बात करूँ, जो ट्रेंड है लास्ट महीने से वो सेलिंग का ही है। हमें ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट करेक्शन देखने मिला 64,000 से लेके 62,000 तक। जब ये बात आई कि जो प्रोबेबिलिटी रेट कट की वो कम हो चुकी है मार्च महीने में, वो एक वन ऑफ द रीजन है सेलिंग का। पर अभी जो जियोपॉलिटिकल टेंशन जो चल रहा है मिडिल ईस्ट में, उसकी वजह से हमें एक लोअर लेवल पे एक सपोर्ट जो है जरूर देखने मिला है। पर अगर मैं डॉलर इंडेक्स की बात करूँ तो भी एक साइडवेज हो चुका है, हमें उसमें ज्यादा कमजोरी देखने मिल नहीं रही है, जिसके वजह गोल्ड प्राइस जो है रैली कर नहीं पा रहा है। तो एज ऑफ नाउ जो गोल्ड का जो डायरेक्शन है उसमें कोई ट्रेंडिंग मूव हमें देखने नहीं मिल रहा है। मेन अभी जो ये वीक में फेड की जो मीटिंग है उसके ऊपर सबकी नजर है। उसका जो आउटकम आता है, वो लोग क्या स्टेटमेंट देते हैं कि आगे आके उनका क्या रवैया रहेगा रेट कट को लेके, उसके बाद ही गोल्ड में कोई
ट्रेंडिंग मूव हमें देखने मिल सकता है, तब तक साइडवेज ही रहेगा। टेक्निकल में बात करूँ तो 62,600 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। प्राइसेस जो है इसके यहाँ पे ऊपर सस्टेन कर नहीं पा रहा है, तो उसे एक इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ पे सप्लाई जो है काफी ज्यादा है। तो जब तक ये लेवल निकालता नहीं है, तब तक मेरे हिसाब से सेल ऑन राइज का व्यू हम लोग गोल्ड में रख सकते हैं। तो गोल्ड जो है 62,500 के आसपास सेल करके चले, स्टॉप लॉस हम 62,660 का रखें, और टारगेट नीचे में 62,300 का मेंटेन करें। ओके, और चांदी के लेवल्स भी बता दीजिए। हालांकि आपको लग रहा है कि गोल्ड दायरे में रहेगा, तो दायरे में बेचकर ही जाए। 200 रुपए के नीचे का टारगेट 62,500 के आसपास अप्रैल वायदा बेचे, उसी के आसपास ही है, वहां पर बेचे, और 200 रुपए के लिए तो उस रेंज का फायदा उठाए। हालांकि जो केडिया जी का व्यू था पोजिशनल व्यू था, जिसे आप कैरी भी कर सकते हैं। चांदी के लेवल्स बता दीजिए दिव्या गगलानी। और चांदी की मैं बात करूँ तो हमें लोअर लेवल पे एक रिकवरी जरूर देखने मिली है, बिकॉज ऑफ द बार्गेन बाइंग। पर अभी जैसे कि मैंने कहा कि इन्वेस्टर का जो फोकस है मेन फेड मीटिंग पे रहेगा, और रेड सी पे जो कंटिन्यूस अटैक हो रहे हैं कमर्शियल शिप के ऊपर, तो उसका एक फायदा मे बी सिल्वर को मिल सकता है, क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटी में जैसे कि चांदी जो है इंडस्ट्रियल मेटल में भी आता है, तो उसका एक सपोर्ट चांदी को मिल सकता है। जब तक सिल्वर जो है 71,500 के नीचे सस्टेन नहीं करता, तब तक सिल्वर में हम बार डिप्स कर सकते हैं 72,000 के आसपास। टारगेट हम ऊपर में 72,600 का मेंटेन कर सकते हैं। चांदी पे सिमिलर राय है, गोल्ड पे थोड़ी अलग जरूर थी, लेकिन वो इनका इंट्राडे के लिए छोटे से टारगेट के लिए बिकवाली की सलाह दिव्या गगलानी की तरफ से है। लेकिन चांदी दोनों ही एक्सपर्ट्स की राय खरीदारी की है। अब बात कच्चे तेल की कर लेते हैं। कच्चे तेल को लेकर चिंता ये है कि अब ड्रोन अटैक जो यूएस के एयरबेस पर जॉर्डन में हुआ, उनके सैनिक मारे गए। अब ट्रेडर्स के मन में डर ये है कि कहीं यूएस का ईरान के खिलाफ सीधा एक्शन तो नहीं होगा, इस बात की चिंता है। उससे सपोर्ट मिल रहा है कच्चे तेल को। ऐसे माहौल में क्या करना चाहिए? कच्चे तेल में तेजी का ही रुख बनाकर जाए केडिया जी? हाँ बिल्कुल विश्वनाथ जी, अगर हम कच्चे तेल की अगर बात करें तो कल जरूर हमने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखा, क्योंकि चाइना से हम अभी भी देख रहे हैं कि रियल स्टेट को लेकर चिंताएं बनी हुई है, और नंबर्स भी हमने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं देखे, जिसकी वजह से कल भी हमने एक पुल बैक देखा है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखी है। बट जियोपॉलिटिकल टेंशन हम देख रहे हैं कि नए आयाम देख रहा है, जिस ढंग से ड्रोन अटैक्स हुए हैं, ईरान का इन्वॉल्वमेंट बढ़ रहा है, तो ये मुझे लगता है कि ब्रेंट को 80 के ऊपर कंटिन्यू होल्ड करेगा। तो हो सकता है कि आज के सेशन में थोड़ा अगर पुल बैक मिलता है 6350 या 6380 के जोन में, तो वो एक अच्छा मौका रहेगा लेने के लिए। इमीडिएटली अगर मैं टारगेट की बात करूं तो 6500 है, बट मुझे लगता है कि अगर 10-15 दिन की अगर व्यू लेके चलते हैं तो पॉसिबल है कि हम 6600 6650 का लेवल भी देख पाए। तो बिल्कुल बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के चलिए। ऑनगोइंग जियोपॉलिटिकल टेंशन और ओपेक की मीट है ये हफ्ते, वो भी एक क्लैरिटी मार्केट में देता हुआ दिखाई देगा। तो कुल मिला के बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाइए, 6350 6380 के जोन में लीजिए, 6500 का टारगेट रहेगा। यानी बाय ऑन डिप्स, नीचे खरीदारी के मौके देखिए 6500 तक ऊपर जा सकता है। दो अहम खबर, एक ओपेक प्लस की बैठक, और दूसरा जियोपॉलिटिकली जो कंसर्न है वो चीज़ें कैसे वहाँ से निकलती है, क्या कुछ एक्शन होता है, उस पर भी बाजार की नज़र है। ऐसे में आप तेज़ी के ही सौदे बनाने की सलाह है। दिव्या आप बताइए, इतना वॉलेटाइल मार्केट है क्रूड का, ऑप्शंस में कोई रणनीति आज के लिए क्रूड में? कच्चे तेल की मैं बात करूँ तो जो कच्चा जो 2 महीने से एक साइडवेज ट्रेड कर रहा था, तो हमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला। जियो टेंशन जो चल रहा है उसके वजह से येस्टरडे सेशन में भी एक कैप ऑफ ओपनिंग देखने मिली, पर प्राइसेस जो है हाई लेवल पे सस्टेन कर नहीं पाया, क्योंकि सब लोग वेट कर रहे हैं कि यूएस क्या एक्शन लेगा। एक्शन लेगा इन द फॉर्म ऑफ ड्रोन अटैक या कोई सैंक्शन लगा के। तो उसके वजह से अभी प्राइसेस जो है थोड़े से कूल डाउन हो चुके हैं, पर सिचुएशन जो भी है अभी एज ऑफ नाउ वो क्रिटिकल ही रहेगा। तो उसको क्रूड ऑयल को जो लोअर लेवल पे एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। तो कोई भी अगर डिप्स आता है तो बाय करके चले। 6300 का कॉल ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन में ज्यादा सेफ रहेगा, क्योंकि वॉलेटाइल काफी रहेगा, तो उसमें रिस्क थोड़ा कम है। तो 6300 का कॉल ऑप्शन है, वो 230 के अराउंड बाय करे, स्टॉप लॉस हम 190 का रखे, और टारगेट ऊपर में 270 का मेंटेन करें। ओके, तो ये सलाह 6300 के कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है। इन द मनी कॉल ऑप्शन है, यहाँ पर 6300 के स्ट्राइक की कॉल खरीदने की सलाह है। नेचुरल गैस में बताइए, आज दबाव दिख रहा है दिव्या, कोई यहाँ पर ऑप्शंस की रणनीति आपके पास? हाँ, नेचुरल गैस की बात करें तो ट्रेंड जो है ओवरऑल सेलिंग में ही है। कोई भी रैलीज आ रही है प्राइसेस के अंदर तो सस्टेन कर नहीं पा रही है। पहले जो रीजन था कि जो सप्लाई मार्केट में काफी ज्यादा बढ़ गई है, पर अभी जो वेदर फोरकास्ट है वो भी थोड़ा सा वार्म हो गया है। तो जो भी दो मेन फैक्टर्स है, या वेदर फोरकास्ट और सप्लाई डिमांड, वो सारे के सारे फैक्टर्स नेचुरल गैस के अगेंस्ट ही है। तो कोई भी अगर रैलीज आती है प्राइसेस के अंदर तो सेल करके चले। 175 जो पुट ऑप्शन है
वो 10 के आसपास बाय करे, स्टॉप लॉस हम 7 का रखे और टारगेट ऊपर में 14 का मेंटेन करें। नेचुरल गैस की पुट खरीदने की सलाह 175 का 175 के स्ट्राइक की पुट खरीदने की सलाह यहां पर दी जा रही है। यानी यहां से नरमी और दिख रही है नेचुरल गैस में दिव्या गगलानी को। अब बेस मेटल्स की बात कर लेते हैं, जहां पर आज हल्की गिरावट दिख रही है। कॉपर जिंक 0.25% के आसपास, लेड में भी हल्की नरमी, एल्यूमिनियम भी सपाट है, मामूली कमजोरी 204 के नीचे। केडिया जी, क्या पसंद है आपको मेटल्स में आज? देखिए, पूरे बेस मेटल पैक की बात करें तो मार्केट में काफी सुस्त व्यू रहा है, बट स्लोली एंड स्टेडली मार्केट को सपोर्ट भी मिला बिकॉज चाइनीज न्यू ईयर है फर्स्ट वीक से ही, और जनरली हम देखते हैं रीस्टॉकिंग बन जाती है, जिसकी वजह से सप्लाई कंसर्न्स की वजह से भी प्राइस को सपोर्ट मिला हुआ है। टाइमिंग अगर हम कॉपर की बात करें तो कल के सेशन में भी हमने देखा 730 के ऊपर प्राइजेस गया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहा है बार बार में। बट ओवरऑल मुझे लगता है कॉपर और जिंक ये दो ऐसी कमोडिटी है, दोनों में मुझे लगता है आने वाले दिनों में सप्लाई कंसर्न्स मेंटेन रहेगा, जो प्राइजेस को सपोर्ट करेगा। चाइना की तरफ से नंबर्स आने हैं जो थोड़े बहुत इनलाइन ही है, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि स्लोली एंड स्टेडीली पॉजिटिव रहेगा। इसी को देखते हुए 729 के ऊपर कॉपर फरवरी वायदे को लेना है, 725 का स्टॉप लॉस रखिए, 735 तक का जंप हम देख सकते हैं। वहीं जिंक के अंदर भी 225 के लेवल पे हमें बाय करके चलना चाहिए, बाय ऑन ड्रॉप। 223 का स्टॉप लॉस रखिए। बार बार हम देख रहे हैं 229 230 तक का हाई लग जाता है, तो 229 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। तो कॉपर और जिंक दो टॉपिक केडिया जी की तरफ से है। दिव्या, आप भी बता दीजिए मेटल्स में कोई एक पिक जहां आपको लग रहा है कि आज पैसे बन सकते हैं। बेस मेटल की मैं काफी टाइम से बात कर रहा हूँ कि जब तक चाइना में सिचुएशन इंप्रूव नहीं होता तब तक वहां पे बेस मेटल जो अंडर परफॉर्म ही करता रहेगा। अभी जो हमें रिसेंट रैली देखने मिली थी प्राइसेस के अंदर, वो रेट कट के वजह से थी। पर अभी जो कल न्यूज आया था कि चाइना का जो प्रॉपर्टी डेवलपर है एवरग्रांडे, उसका जो लिक्विडेशन का ऑर्डर आ चुका है, तो एक नेगेटिव फैक्टर है प्राइजेस के लिए। उससे ये इंडिकेशन आता है कि जो भी मेजर्स ले रहे हैं उसके बाद भी वहां पे सिचुएशन इंप्रूव नहीं हो रही है और प्रॉपर्टी क्राइसिस जो है और भी बिगड़ते जा रही है। तो जब तक हमें कोई इकोनॉमिक डेटा अच्छा नहीं आता तब तक कॉपर और बाकी सब बेस मेटल में सेल ऑन राइज कर सकते हैं। कॉपर जो है 732 के आसपास सेल करके चले, स्टॉप लॉस हम 736 का रखे और टारगेट नीचे में 727 का मेंटेन करें। मसालों की कर लेते हैं। कल जहां पर भारी गिरावट दिखी थी, मसाला ही नहीं तमाम एग्री कमोडिटीज जहां पे कल भारी बिकवाली दिखी थी, कई एग्री कमोडिटी में तो लोअर सर्किट भी देखने को मिला था। हालांकि आज भी ये गिरावट हल्दी में, ग्वारगम में आज भी दिख रही है। ग्वारगम आज भी 1% से ज़्यादा कमज़ोर है, हल्दी 3% नीचे है। आज भी 5% तक की गिरावट शुरुआती कारोबार में हल्दी में दिखी थी। हल्की रिकवरी अब निचले स्तरों से दिख रही है, लेकिन जीरा और धनिया यहाँ पर हल्की खरीदारी है कल की भारी गिरावट के बाद। दिनेश जी, जीरा और धनिया इन दोनों में बताइए, क्या आपको लग रहा है जो ग्राउंड की जो स्थिति है उसके हिसाब से कल गिरावट थी? सर, ये एक्चुअल में जो गिरावट है वो सट्टेबाजी की वजह से है। फिजिकल बाजार के अंदर डिमांड बहुत अच्छी है और भाव बहुत ऊपर है अभी, लेकिन ये सट्टा एक्चुअल में फॉरवर्ड है। इस हिसाब से लोग आने वाली क्रॉप अच्छी आ रही है, उसके हिसाब से लोग बेच रहे हैं। अभी जो मौसम भी है अच्छा फेवरेबल है, लेकिन आगे आने वाले समय अगर कोई मौसम का इश्यू आता है तो वापस बाउंस बैक भी आने की संभावना रहेगी। हमको इस भाव में ज्यादा कोई मंदी नहीं लगती है। ठीक है, सट्टाबाजी से ज्यादा घट रहा है, बाकी ज्यादा जिस ढंग से डिमांड है उस हिसाब से ज्यादा मंदी नहीं आनी चाहिए। सर, मंडियों में क्या भाव है जीरा के और धनिया के, दोनों के राजस्थान के मंडियों में? जीरा राजस्थान की मंडियों में कच्चे मालों का भाव 290 से 320 रुपए तक का है कच्चे मालों का। ओके, 290 से 320, यानी 29,000 से 32,000 प्रति क्विंटल। और धनिया सर? जी जी, धनिया की पोजीशन सर ना करीबन कच्चे मालों के 6,000 से 6400-6500 रुपए तक के भाव है सर। ओके, 64-6500 हाजिर के हिसाब से जो बिल्टियां होनी चाहिए दोनों, अभी बोर्ड में जो भी भाव है ना सर, मतलब धनिया का तो वायदा फिर भी ठीक भाव में चल रहा है, लेकिन जीरे का वायदा बहुत ज्यादा शॉर्ट सेल में चल रहा है। मेरे को लगता है हाजिर से बहुत ज्यादा नीचे चल रहा है, और अभी सप्लाई के अंदर सिर्फ मात्र किसान के अलावा किसी के पास लंबा चौड़ा माल नहीं है। मंडियों में जो आमदनियां है बहुत कम है, डिमांड के सामने बहुत वीक है, लेकिन चूंकि आगे सट्टा घट रहा है तो सामने सब साइलेंट बैठे हैं। तो आपको क्या लग रहा है आज जो गिरावट, आज लोअर लेवल पे खरीदारी के मौके देखने चाहिए क्या धनिया और जीरे में, दिनेश जी?
मेरे को जो लग रहा है सर, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से जो अभी ये फॉरवर्ड मतलब माल पब्लिक लेवल ज्यादा है, उस हिसाब से फॉरवर्ड ठोक के मतलब पब्लिक को छुड़ाने की चेष्टा की जा रही है, और कुछ आने वाली क्रॉप अच्छी समझ के जो बेच रहे हैं बेचने वाले। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है जिस ढंग से सप्लाई है, और आने वाले समय में अभी मेरे को महीना डेढ़ महीना इस भाव में ज्यादा बड़ी मंदी आती हुई नहीं, 225,000 के लमसम ज्यादा इससे घटने की मेरे को गुंजाइश लग रही है। यहाँ जीरा अगर लेते हैं तो वापस एक बार अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलेगा सर। यहाँ पर आसपास में 25,000 के आसपास लेते हैं तो आपको अच्छा बाउंस बैक मिलेगा, लेकिन हालांकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो इस वजह से उस समय के हिसाब से चीज़ें अभी डिस्काउंट हो जाती है। तो जब भी आप वायदा बाजार में ट्रेड करें, अगर आपके रिस्क एपेटाइट नहीं तो बिना स्टॉप लॉस के कभी ट्रेड ना करें, नहीं तो इस तरह की वॉलेटिलिटी में आपको काफ़ी नुकसान हो जाता है। शुक्रिया दिनेश जी। हमारे साथ टर्मरिक के भी कारोबारी और इंसिडेक्स हल्दी की कमेटी में भी हैं पूनम चंद गुप्ता जी। शुक्रिया पूनम जी, आपने वक्त निकाला। सर, हल्दी में क्या हुआ, 16,000 के ऊपर जाने के बाद से ऐसी मुनाफा वसूली शुरू हुई है कि देखिए करीब 1,500 रुपये टूट गए 2 ही दिन में। क्या हो रहा है हल्दी में? सब निजामाबाद में 3-4 रोज से नए माल की आवक शुरू हो गई है। हाँ। और कल भी हमारे पास 1300-1400 तेले नया माल आया है। हाँ। और क्वालिटी भी बहुत अच्छी आई है। लोगों के दिमाग में ये था कि नया माल और थोड़ा 15 दिन लेट आएगा और या क्वालिटी हल्की आएगी, परंतु वो पोजीशन नहीं रही। इसके वजह से जो एनसीडेक्स में वायदा है सटोरियो ने काफी खींच दिया था 3 दिन में, परंतु जैसे ही कल क्वालिटी और क्वांटिटी आई है, सब लोगों का वापस ध्यान धोरण जो पुराने भाव थे उसी भाव पे आ गए हैं। और इसमें लगता है कि और ज्यादा बड़ा तो मंदा नहीं है, 200-400 रुपए का और मंदा आ सकता है, परंतु वैसे जनरल ध्यान आगे के हिसाब को देखता जाए तो मंदा नहीं रहेगा, बाजार इसमें पिकअप लेगा। उतारा हमारे पास काफी कम उतारा है, जो भी यील्डिंग आ रही है उसमें 65-70% आ रही है, 15 से 20% यील्डिंग कम आ रही है, और जो ऑलरेडी है 25 से 30% सोइंग कम हुई है। तो इस हिसाब से लोगों का सबका ध्यान धोरण सब तेजी का ही है, परंतु ये जो नए माल का जो आएगा तो 1 महीने में अभी यही भाव चलेंगे, 200-300 रुपए का रेंज बाउंड चलेगा। अभी 2-3 दिनों तक, कुछ दिनों तक यहाँ पर रेंज बाउंड ही रहने की संभावना हल्दी में लग रही है। लेकिन जो तेजी आई थी, जो स्पेकुलेटर्स थे जो ऊपर बहाव को लेके गए थे, अब नई अराइवल शुरू होने के बाद से ऊपरी स्तरों पर अब दबाव दिख रहा है, तो अब कुछ समय तक इसी रेंज में रहने वाला है। हालांकि वायदा है तो आगे के बाजार का लोग प्रिडिक्ट करके उस हिसाब से ट्रेड करते हैं। शुक्रिया पूनम जी, आपने वक्त निकाला। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं शुगर की। हमारे साथ एक और मेहमान है, प्रफुल्ल विठलानी है, चेयरमैन है ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के। प्रफुल्ल जी, आप लोगों का अनुमान आ गया। मैं जब भी आप आते थे चैनल पे तो मैं ही पूछता कि आप कब अनुमान जारी करेंगे। आप लोगों ने अनुमान पिछले साल के मुकाबले आपको लग रहा है कि 4% कम उत्पादन रहेगा। हालांकि अनुमान तो अब कल ही पब्लिश हो गया तो लोगों को पता है, लेकिन आपने जो अनुमानित ये किया कि देश में कुल सप्लाई ओपनिंग स्टॉक के साथ 373 लाख टन की रहने की संभावना है। ऐसे में क्या लग रहा है आपको, सरकार नया ट्रांच में नया कोटा इथेनॉल डाइवर्जन के लिए दे सकती है क्या सुक्रोज के लिए? सर नहीं, ऐसा है कि ये 373 जो है, इसके बाद हमारा 29 का कंजप्शन रहेगा, तो उसके हिसाब से, और 0.1 जो कंट्री टू कंट्री का जो एक्सपोर्ट रहता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का, वो 0.1 एक्सपोर्ट रहेगा सिर्फ। तो उसके हिसाब से 8.2 यानी 82 लाख टन हमारे पास कैरी फॉरवर्ड क्लोजिंग स्टॉक रहता है। थंब रूल ये है कि हमारे पास करीबन आप देखिए कि 70 डेज का स्टॉक होना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक पे। तो ये लगता है हमें 6 मिलियन मेट्रिक टन एज ऑन सितंबर, क्योंकि कभी सीजन नवंबर में चालू होती है, कभी अक्टूबर में चालू होती है, तो दिसंबर की 10 तारीख तक का स्टॉक हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक में होना चाहिए, जो 60 लाख टन की रिक्वायरमेंट है। इनके सामने ये 82 लाख टन है, तो इजीली समझो 65 भी रख लो, तो भी एक 17 लाख टन की विंडो खुली हुई है। या तो इथेनॉल के लिए आप यूज कर सकते हो या आप एक्सपोर्ट के लिए कर सकते हैं। पर ये क्या होता है कि अगर हमारा एसोसिएशन का कोई अनुमान है और कोई एसोसिएशन का अनुमान है, वो अनुमान होता है, फाइनल फिगर्स जो है वो अप्रैल के 1st या 2nd वीक में क्लियर होते हैं। तो शायद गवर्नमेंट इस बारे में, इथेनॉल के बारे में शायद डिसीजन नहीं ले पाएगी, ऐसा हमें लग रहा है। तो दूसरी बात ये देखनी पड़ेगी कि
देखिए, 2 प्रकार के एस्टीमेट में काम लगते हैं कि अगली सीज़न में जैसे कि हम सिर्फ़ जनवरी में ही निकालते हैं कि क्या अनुमान है। पर वो इसकी वजह से कि वो प्लांटेशन का तो फिगर मई महीने में आ जाता है, पर बारिश कैसे हुई है, यील्ड रिकवरी पहले 2 महीने कैसा है। तो there are two parts of the research on estimates. One fundamental is the plantation. अगर रॉ मटेरियल का प्लांटेशन के फिगर अच्छे आते हैं तो गवर्नमेंट ये विंडो का यूज कर सकेगी। अगर नहीं आते हैं तो इसको क्लोजिंग स्टॉक को वैसे ही रख के अगले साल जो कुछ लोगों ने काफी रिसर्च टीम ने 2024-25 का प्रोडक्शन 26-27 मिलियन टन ही अनुमान किए हुए अभी से। तो अगर 5 मिलियन टन अगर प्रोडक्शन और कम हो जाता है तो हमारी बैलेंस शीट में कहीं पे भी इथेनॉल या एक्सपोर्ट के लिए जगह नहीं बचेगी और गवर्नमेंट ऐसे टाइम पे फिर वो ये जो विंडो है 1.7 या 2.2 की उसको यूज न करते हुए क्लोजिंग स्टॉक में ही रखेगी। इन ब्रीफ यस, देयर कुड बी, अगर मई महीने में जो एग्रीकल्चर डाटाज आते हैं प्लांटेशन के, अगर वो प्लांटेशन के डाटा सेटिस्फैक्ट्री आते हैं तो डेफिनेटली कुछ एक्सपोर्ट की परमिशन मिलने की उम्मीद है, पर इथेनॉल की उम्मीद के चांसेस 50-50% है। ओके, देखते हैं सरकार क्या फैसला करती है, लेकिन जब इतना कम गैप होगा, नैरो गैप होगा, तो डेफिनेटली सरकार चाहेगी कि आगे इसे अगले सीजन के लिए लेकर जाया जाए। शुक्रिया, वक्त कम है, विठलानी जी आपने वक्त निकाला। केडिया जी और दिव्या गगलानी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुनाफे की मंडी में इतना ही।